हेलो फ्रेंड्स, मैं मुन्ना कुमार टैलेंट स्टडी लवर यूट्यूब चैनल पर आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए आज की बिहार एसएससी के लिए जीके एंड जीएस का बैच नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। यानी क्लास आज 5 होंगे। इससे पहले 4 क्लास हो चुके हैं। आप इन सब वीडियो को भी ज़रूर देखिए और इस क्लास का पीडीएफ आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और टेलीग्राम दोनों जगह पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आप उसे रिवीजन के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में आप कमेंट में कमेंट जरूर करें। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं आज की फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। अजंता और एलोरा की जो गुफा है वो निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता और एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता की कुल टोटल, अजंता में टोटल जो गुफा है वो टोटल कितने हैं, 29 गुफा हैं। ठीक है। और आगे बताए थे कल परसों की क्लास में एक और आया था जिसमें एलोरा में टोटल जो गुफा है वो है आपके टोटल 34। एलोरा में टोटल 34 है और अजंता में कितना 29 है। एलोरा में आपको बताया गया था 1 से 12 तक जो गुफा है उसका जो धर्म संबंध है वो किससे है, बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से संबंधित है। 13 से 29 तक जो गुफा है उसका संबंध है किससे, हिंदू धर्म से, हिंदू धर्म। और लास्ट है 30 से लेकर के 34 तक, 30 से 34 है वो किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, 16 से 23 दिसंबर 2021 तक किस मंत्रालय द्वारा देशव्यापी नदी उत्सव मनाया गया। यानी कि 2023 में किसके द्वारा नदी उत्सव मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि जल शक्ति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय सभी के द्वारा मनाया गया नदी उत्सव। देख लेते हैं शिक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है, तो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। जल शक्ति मंत्री कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत। पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री दोनों कौन है, प्रहलाद सिंह पटेल हैं वर्तमान में। चलिए तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से सबसे पुराना है। यानी कि ऑप्शन ए है स्वर्ण मंदिर, ऑप्शन बी है खजुराहो के मंदिर, ऑप्शन सी है ताजमहल और ऑप्शन डी है अजंता और एलोरा की गुफाएं। तो ये चारों में सबसे पुराना कौन है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, यानी कि अजंता और एलोरा की गुफाएं। अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं वो सबसे प्राचीन है इन चारों में। स्वर्ण मंदिर, खजुराहो मंदिर, ताजमहल एवं अजंता की गुफाएं में सबसे पुराना कौन है, तो अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं। ताजमहल का निर्माण करने वाला जो कलाकार था उसका नाम क्या था, इसका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। अहमद लाहौरी। ताजमहल कहाँ है, तो यूपी के आगरा में स्थित है। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, तो चंदेल के शासकों के द्वारा कराया गया था। स्वर्ण मंदिर को हरमंदिर साहिब के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। स्वर्ण मंदिर में महाराणा रंजीत सिंह के द्वारा 1809 में मार्बल लगाया गया था और 1830 में सोना मढ़वाया गया था। तो सोना मढ़वाने के बाद ही उस मंदिर को स्वर्ण मंदिर कहा जाने लगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, गेहूं फसल है, निम्न में से जो गेहूं फसल है वो क्या है। तो गेहूं फसल जो है आपका, एक मिनट, हाँ सॉरी, एक मिनट। गेहूं का जो फसल है वो क्या है, तो गेहूं का फसल आपका रब्बी फसल है। रब्बी में आता है कौन, गेहूं आता है। रब्बी फसल जिसकी बुआई जो होता है वो अक्टूबर और नवंबर में होते हैं और उसकी जो कटाई होता है उस फसल की वो मार्च अप्रैल में उसे काटा जाता है, जिसे रब्बी फसल कहते हैं। यानी इसकी जो बुआई है वो आपका अक्टूबर नवंबर और कटाई इसकी जो होता है वो मार्च और अप्रैल के महीने में होते हैं। इसे रबी फसल कहते हैं। जैसे कि आपका आता है गेहूँ, जौ, गेहूँ हो गया, जौ हो गया, मटर हो गया, मसूर और चना, ये सभी सब जो आते हैं किस में आते हैं, रबी फसल में आते हैं। खरीफ फसल किसे कहते हैं, तो खरीफ फसल जिसकी बुआई जून और जुलाई के बीच में होता है। जून जुलाई के मंथ में होता है इसका बुआई, और इसकी जो फसल की कटाई होता है वो कब होता है, तो सितंबर और अक्टूबर में होते हैं इसकी कटाई। उसे क्या कहते हैं, खरीफ फसल कहते हैं। जैसे धान हो गया आपका, धान, मक्का, अरहर, ये सभी क्या है, तो इसमें है खरीफ फसल आपका है। और रबी और खरीफ के बीच में जो होता है सीजन, जो टाइम बचा, तो उस टाइम में आप नकदी फसल उगाते हैं, जिसे नकदी फसल या व्यावसायिक फसल कहते हैं। जैसे कि जूट हो गया, कपास हो गया, तंबाकू आदि हो गया, ये सभी क्या है, व्यावसायिक फसल में आते हैं।
रबी और खरीफ के फसल के बीच में होता है उसे जायद फसल कहते हैं। जो 2-3 महीने के लिए जो गैप मिलता है बीच में ना, उसमें आप जायद फसल उगाते हैं। एक व्यावसायिक फसल होता है जो कि जूट कपास, जिसको बेच करके पैसे कमाते हैं, जूट और कपास, तंबाकू, ये सब जो होते हैं, ये सब आते हैं व्यावसायिक फसल में। और रबी फसल और खरीफ फसल के बीच में जो होता है उसे हम जायद फसल कहते हैं। जो बीच के महीने गर्मी के टाइम में आते हैं ना, तरबूजे, खरबूजे, ये सब सभी जायद फसल में आता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन है। मुद्रा राक्षस जो नाटक है उसके लेखक कौन है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। कौन है? विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है मुद्रा राक्षस। ठीक है, कुछ और बुक हैं यानी किताब जो लिखा गया इतिहास में, उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य, तीनों एक ही नाम है, जिनके द्वारा लिखा गया था अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखा गया था। आगे कालिदास के द्वारा कुछ पुस्तक लिखे गए हैं, जैसे मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव, ये सभी कालिदास के द्वारा लिखा गया है। अष्टधाई किसके द्वारा? पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। महाभाष्य पुस्तक जो है वो पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। मृक्ष कटिनम जो है वो क्षुद्रक के द्वारा लिखा गया है। बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका नामक पुस्तक जो है वो बारहमिहिर के द्वारा लिखा गया है। हर्षचरित और कादम्बरी बाणभट्ट के द्वारा लिखित पुस्तक है, यानी हर्षचरित और कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट है। ठीक है, तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट इतिहास की पुस्तकें। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या क्या है। मतलब टोटल जो संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी सदस्य हैं उसकी संख्या कितने होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि टोटल कितने होते हैं? 5 होते हैं। संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी सदस्य होते हैं 5 और अस्थायी सदस्य जो होते हैं वो उसकी संख्या होते हैं 10। ठीक है, अस्थायी सदस्य कौन कौन होते हैं वो भी देख लेंगे। उससे पहले देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की जो अधिकारी भाषा है वो कौन कौन सी भाषा है। तो यहाँ पर टोटल जो भाषाएं हैं वो कौन कौन सी हैं जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, जैसे अरबी है, चीनी, इंग्लिश, ठीक है जी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रसियन और स्पेनिश, ये सभी ऑफिशियल लैंग्वेज है। मतलब टोटल 6 लैंग्वेज जो है वो क्या है, यूएन में ऑफिशियल लैंग्वेज टोटल कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे कौन कौन से देश हैं उसके बारे में देख लेते हैं। सुरक्षा परिषद के टोटल 5 सदस्य हैं, वो कौन कौन है? तो आपका पहले तो है अमेरिका, फिर उसके बाद रसिया, फिर ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना। टोटल जो अस्थायी सदस्य हैं वो कितने हैं? 5 हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है क्या, ये हीराकुंड जो बांध है वो स्थित है। हीराकुंड बांध कौन सी राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है हीराकुंड बांध। कुछ और परियोजनाएं हैं। बांध परियोजना किस नदी पर है देख लेते हैं। जैसे पोंचमपाद परियोजना है, पोंचमपाद परियोजना जो कि गोदावरी नदी पर स्थित है। अलमाटी बांध परियोजना कहाँ स्थित है? तो कृष्णा नदी पर स्थित है। मेटूर परियोजना कावेरी नदी पर है। पापनासम परियोजना, पापनासम परियोजना है, यह ताम्रपर्णी नदी पर स्थित है। बरगी परियोजना बरगी नदी पर स्थित है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट परियोजना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। वर्ष 2001 से 2011 के मध्य बिहार में औसत दशकीय संख्या वृद्धि दर कितनी रही। यानी बिहार में जो औसत दशकीय वृद्धि रहा वो 2001 से 11 के बीच में कितने % रहा। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 25.1% रहा बिहार का औसत जनसंख्या वृद्धि। भारत में कितना रहा? टोटल देश में बोले तो भारत में सर्वाधिक वृद्धि दर वाला राज्य रहा वो कौन रहा? तो सबसे अधिक वृद्धि दर वाला राज्य रहा वो था आपका मेघालय। कौन रहा? मेघालय। कितना % है इसका? तो 27.9, यानी लगभग 28% वृद्धि रहा दशकीय वृद्धि मेघालय में। और सबसे कम वृद्धि कहाँ रहा? तो नागालैंड में। कहाँ? नागालैंड की राजधानी कहाँ? कोहिमा, जहाँ कितना रहा? 0.58% माइनस में, इसीलिए उसे सबसे कम बोलते हैं। और भारत में दशकीय वृद्धि जो टोटल रहा वो कितना रहा? तो 17.7% टोटल ऑल ओवर कंट्री, यानी कि इंडिया की बात ये है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। जो नॉर्वे में अर्धरात्रि का जो सूर्य दिखाई देता है वो कब दिखाई देता है, किस दिन को दिखाई देता है, किस डेट में। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 21 जून को मध्य रात्रि में सूर्य दिखाई देता है नॉर्वे में। इसीलिए नॉर्वे को उगते हुए मध्य रात्रि का सूर्य का देश भी कहते हैं। ठीक है, सूर्य की ओर से
सूर्य की ओर से जो बढ़ते क्रम में ग्रह है वो कौन है, मतलब दूरी के हिसाब से वो देख लेते हैं। तो सूर्य यहाँ आप यदि मानते हैं कि ये सूर्य हैं तो उसके बाद आता है आपका बुध ग्रह, ठीक है। बुध के बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सबसे दूर में है कौन, वरुण, और सबसे नज़दीक में है क्या, बुध, सूर्य से, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है वंदे मातरम पहले किस में प्रकाशित हुआ था। वंदे मातरम जो है वो सबसे पहले किस में प्रकाशित हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। किस में हुआ था, बंग दर्शन में हुआ था वंदे मातरम, जिनके रचयिता कौन थे, तो बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। कुछ समाचार पत्र और उसके संपादक कौन कौन है देख लेते हैं। जैसे बंग दर्शन को बता दिए, बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। अमृत बाजार पत्रिका जो समाचार पत्र था उसके संपादक थे शिशिर कुमार घोष। हिंदू समाचार पत्रिका था उसके संपादक थे बी राघवाचारी। बंगाली समाचार पत्रिका था उसका नाम था एस.एन. बनर्जी, उनके संपादक थे। ट्रिब्यून नामक एक समाचार पत्र था, ट्रिब्यून लिख देते हैं, ट्रिब्यून नामक जो समाचार पत्रिका था उसके संपादक थे दयाल सिंह, ठीक है ना, दयाल सिंह थे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फाहियान भारत में किसके शासनकाल में आया था। फाहियान भारत में किसके शासनकाल में आए थे। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी उसे विक्रमादित्य भी बोलते हैं, उन्हीं के शासनकाल में आए थे, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य, इसने मौर्य वंश की स्थापना किया था, और विक्रमादित्य भी गुप्त वंश के थे, मौर्य वंश के थे ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, शांति वन संबंधित है। शांति वन जो है वो किससे संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है शांति वन, ठीक है। इनका समाधि स्थल है, शांति वन जो समाधि स्थल है वो जवाहरलाल नेहरू का है। कुछ और जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनके समाधि स्थल देख लेते हैं। जैसे राजघाट महात्मा गांधी का समाधि स्थल है, शांति वन जवाहरलाल नेहरू का, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री जी का, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी, वीरभूमि राजीव गांधी का, नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा का है, समता स्थल है जगजीवन राम का, चैत्य भूमि क्या है, एक चैत्य भूमि, चैत्य भूमि जो है आपका किससे है, तो आपका बी.आर. अम्बेडकर। चैत्य भूमि एकता स्थल है ज्ञानी जैल सिंह, और किसान घाट है चौधरी चरण सिंह से संबंधित है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्ति और उनके समाधि स्थल, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है क्या, नाटो का 30वां सदस्य राष्ट्र कौन बना है। जो नाटो का 30वां सदस्य राष्ट्र बना है वो कौन बना है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तरी मैसिडोनिया, उत्तरी मैसिडोनिया बना है, जो कि 30वां सबसे नया राष्ट्र बना है नाटो का, ठीक है। नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुआ था, 1949 में, 1949 में इसकी स्थापना हुआ था। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर जो है इसका ब्रुसेल्स में है, ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम की राजधानी है। महासचिव वर्तमान में कौन है इनके, तो जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं, जेंस स्टोल्टेनबर्ग अभी वर्तमान में नाटो के क्या है, महासचिव हैं। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। झेलम नदी का उद्गम स्थल है, झेलम नदी का उद्गम स्थल जो है वो कौन है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्या है, बेरीनाग। बेरीनाग जो है वो झेलम नदी का उद्गम स्थल है। जो कहाँ है बेरीनाग, तो कश्मीर के समीप में शेषनाग झील के पास में है, ठीक है। कुछ और नदी है उसके उद्गम स्थल है जो देख लेते हैं। जैसे ब्यास नदी है जो कि रोहतांग दर्रे के समीप में से निकलती है, ब्यास कुंड से, ठीक है। रावी नदी वो भी रोहतांग दर्रे के समीप से ही निकलती है। सतलज नदी है कहाँ से निकलती है, तो तिब्बत के मानसरोवर झील से के नज़दीक में राकस ताल है वहाँ से निकलती है, कौन, सतलज नदी। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, तो ये भी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से निकलती है, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी है वो तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से ये भी निकलती है। यानी कि सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र सभी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है, ठीक है ना। और ब्यास और रावी जो है रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है सीमा सुरक्षा बल यानी BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का गठन कब हुआ था। बॉर्डर सिक्योरिटी यानी BSF का जो गठन है वो कब हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1965 में हुआ था। BSF का गठन कब हुआ था, 1965 यानी 1965 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। NCC इसकी स्थापना कब हुआ था, 1948 में हुआ था।
ठीक है। असम राइफल जो है, असम राइफल जो भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है, जिसकी स्थापना कब हुआ था? 1835 में हुआ था असम राइफल की स्थापना। एनएसजी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, इसकी स्थापना कब हुआ था? एनएसजी की स्थापना हुआ था 1984 में हुआ था। और सीआईएसएफ जो है, सीआईएसएफ, ठीक है ना, सीआईएसएफ का जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था? 1969 में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, जापान का पार्लियामेंट कहलाती है, यानी जापान के पार्लियामेंट का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर, राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि डायट। जापान की पार्लियामेंट यानी संसद का नाम है डायट। कुछ देश हैं उसके महत्वपूर्ण देख लेते हैं, उसके संसद का नाम क्या है। जैसे कि आपका हो गया म्यांमार। म्यांमार के संसद का नाम क्या है? प्युंगांसू हलुताब। म्यांमार के जो संसद है उनका नाम है क्या? प्युंगांसू हलुताब, हलुताब, ठीक है। मलेशिया के संसद है उनका नाम है दीवान निगारा, दीवान निगारा। कहाँ? मलेशिया के। भूटान का संसद है उसका नाम है रसो गंडू, सॉरी रसो गंडू, रसो गंडू, ठीक है। भूटान के संसद। मालदीव का संसद है उनका नाम है मजलिस, मालदीव का मजलिस है। मलेशिया का दीवान निगारा था, ठीक है ना। और स्पेन के संसद का नाम है कोर्टेस, कोर्टेस, कोर्टेस स्पेन के संसद का नाम है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट कंट्री और उनके संसद का नाम। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में मसालों का प्रदेश यानी लैंड ऑफ स्पाइसेज किसे कहते हैं? स्पाइसेज किसे कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। किसे कहते हैं? केरल को कहते हैं। यानी केरल में भारत को सबसे ज़्यादा मसाला होते हैं, इसलिए केरल को मसालों का प्रदेश भी कहते हैं। 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहते हैं? तो 7 पहाड़ियों का जो शहर है उसे रोम को कहते हैं, रोम को कहते हैं 7 पहाड़ियों का शहर। क्यूबा को क्या कहते हैं? एंटीलीज का मोती, क्यूबा को एंटीलीज का मोती। फिलाडेल्फिया को क्वेकर सिटी, क्वेकर, क्वेकर, क्वेकर सिटी किसे कहते हैं? तो फिलाडेल्फिया को कहते हैं। आयरलैंड को एमराल्ड द्वीप कहा जाता है, एमराल्ड, एमराल्ड द्वीप किसे कहते हैं? तो आयरलैंड को कहते हैं। प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं क्या? प्यासी भूमि का देश। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर क्या? 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बताया गया है? गोवा की मुक्ति कब हुई थी? गोवा की मुक्ति कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। कब हुआ था? 1961 में गोवा की मुक्ति हुआ था। भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 को गोवा दमन व दीव की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध क्या किया था? कार्रवाई किए थे, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कालाहारी मरुस्थल स्थित है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अफ्रीका में स्थित है कालाहारी मरुस्थल। अटकामा मरुस्थल अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में स्थित है, जो कि चिली कंट्री के नज़दीक में है अटकामा मरुस्थल। कराकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में अवस्थित है। कराकुम, 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 कराकुम मरुस्थल है जो कि तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। शंकराचार्य ने किस स्थान पर मठ स्थापित नहीं किया? क्वेश्चन है नहीं किया है, ठीक है ना। शंकराचार्य ने किस स्थान पर मठ स्थापित नहीं किया? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। कहाँ? मथुरा में नहीं किए थे, बाकी जगह, बाकी सभी जगह पर जैसे द्वारिका, पुरी, श्रृंगेरी, ये सभी जगह पर शंकराचार्य के द्वारा मठ स्थापित किया गया था, ठीक है। शंकराचार्य का जन्म कब हुआ था? तो 788 ईस्वी में हुआ था। कहाँ? केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल में। उत्तराखंड के केदारनाथ में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। गोविंद योगी इनके गुरु थे, यानी शंकराचार्य के गुरु कौन थे? गोविंद, गोविंद योगी, गोविंद योगी जो थे शंकराचार्य के गुरु थे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कबीर किसके शिष्य थे? कबीर किसके शिष्य थे? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी किसके थे? स्वामी रामानंद जी का, स्वामी रामानंद जी का शिष्य थे। देखते हैं कबीर से संबंधित कुछ पॉइंट। जैसे संत कबीर जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी में। पेन ले लेते हैं थोड़ा सा, ये हाँ, कहाँ हुआ था? वाराणसी, वाराणसी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। कबीर की जो समाधि है वो कहाँ है? मगहर में स्थित है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। कबीर के बानी जो हैं उनके संग्रह को बीजक कहते हैं। कबीर ने जितने बानी बोले हैं वो सभी के संग्रह को क्या बोलते हैं? बीजक कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है? कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जो मिट्टी होता है वो कौन होता है?
तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि काली मिट्टी, जिसे रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी भी बोलते हैं। यह मिट्टी गुजरात, महाराष्ट्र में सबसे अधिक पाया जाता है, इस और एमपी में भी पाया जाता है। ठीक है, रेगुर मिट्टी को कपासी मिट्टी भी बोलते हैं। काली मिट्टी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इनका नाम है वो क्या है? चारनोजम मृदा। चारनोजम मृदा, चारनोजम मृदा, इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका नाम है। काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो लावा और मैग्मा से निर्मित होता है। इसमें पानी धारण करने की क्षमता अधिक होता है। किसमें? काली मिट्टी में। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। अंतारा किस देश की समाचार एजेंसी है? अंतारा किस देश की समाचार एजेंसी है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। कहाँ की? इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया की क्या है? समाचार एजेंसी है। कुछ देश हैं और उनके न्यूज एजेंसी देख लेते हैं। ठीक है, जैसे AFP जो न्यूज एजेंसी कहाँ की है? फ्रांस की है। फ्रांस की है। मेहर न्यूज एजेंसी, मेहर न्यूज एजेंसी है, ये आपका ईरान का है। ईरान का। इंटरप्रेम सर्विस जो कि इटली का है। क्योडो जापान का है। अल जजीरा कतर का। अल जजीरा कहाँ का है? कतर का। PTI और UNI भारत का है। PTI और UNI कहाँ का है? भारत का है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है निम्नलिखित में से नालंदा जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो नालंदा जिले का जो मुख्यालय है वो आपका कहाँ है? बिहार शरीफ में है। ठीक है, कुछ और राज्य है उसका मुख्यालय देखते हैं। जैसे कैमूर का है कहाँ मुख्यालय? भभुआ। नवादा का नवादा है। पूर्वी चंपारण का कहाँ? मोतिहारी। पश्चिम चंपारण का बेतिया। रोहतास का है सासाराम। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। खबरों में आ रहे अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में कुछ और हैं, जैसे कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि सबसे पुराना है। कहाँ? उत्तराखंड में। फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो 26 नंबर में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 26 में है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल भारत में 1844 से 1848 ईस्वी तक है। दूसरा ऑप्शन है अंबरनाथ का मंदिर जो कि महाराष्ट्र में बेसर शैली पर बना हुआ निर्मित मंदिर है। ऑप्शन सी है चोल शासकों के विषय की जो जानकारी है वो मृक्ष कटिनम में मिलता है, ग्रंथ से मिलता है, ये है। और ऑप्शन डी है चालुक्य वंशीय नरसिंह वर्मन ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। तो इनमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है क्या? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है वो चोल शासकों के विषय की जो जानकारी है वो मृक्ष कटिनम पुस्तक से नहीं मिलती है, यानी कि ये जो है वो क्या है? गलत है। इस पुस्तक से जो जानकारी मिलता है वो किसका मिलता है? तो गुप्त काल का, गुप्त कालीन है। ठीक है ना, तो गुप्त काल की जानकारी इसके बारे में मिलता है, जिसके लेखक कौन है? क्षुद्रक जी हैं। ठीक है ना, बाकी सभी सही हैं। 1844 से 1848 ईस्वी तक लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल था। अंबरनाथ का जो मंदिर है वो महाराष्ट्र में बेसर शैली पर निर्मित है। ठीक है, और आगे जो है ऑप्शन था चालुक्य वंश के जो नरेश थे वो नरसिंह वर्मन, उन्होंने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर क्या? 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है संसद की किसी समिति को अस्थायी मितव्ययता समिति कहते हैं? मितव्ययता समिति कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी किसे कहते हैं? प्राक्कलन समिति को कहते हैं मितव्ययता समिति। ठीक है, प्राक्कलन समिति जो है वो कुशलता और मितव्ययिता पर प्रतिवेदन देता है, यानी कि कम खर्च हो और अच्छा काम हो, इसके लिए सजेशन देता है प्राक्कलन समिति। इसमें टोटल लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति में जो टोटल सदस्य होते हैं, टोटल कितने होते हैं? 30 सदस्य होते हैं जो कि लोकसभा के होते हैं। इनमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं किए जाते हैं और इनका जो कार्यकाल होता है प्रत्येक का कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष के लिए होते हैं। लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति को क्या कहते हैं? जुड़वा बहन, यानी जुड़वा बहन किस समिति को कहते हैं? तो लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति को कहते हैं। लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति जो ये है इसमें टोटल होते हैं 22 सदस्य, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। इन्हें भी 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है। ठीक है, तो आपको प्राक्कलन समिति और लोकसभा समिति के बारे में पूरी जानकारी क्लियर हो गई। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था तो कब किया था? अकबर ने तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया था?
तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। कब गया था? 1563 ईस्वी में अकबर के द्वारा तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया गया था। मुगल वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध बादशाह जिसे भारतीय सम्राट के नाम से भी जाना जाता है, कौन थे? अकबर थे। अकबर के द्वारा कुछ और भी कार्य हैं, महत्वपूर्ण कार्य, जो देख लेते हैं। ठीक है, जैसे दास प्रथा का अंत जो है वो अकबर के द्वारा किया गया था। तो कब किया गया था? 1562 ईस्वी में। 1562 ईस्वी में अकबर के द्वारा दास प्रथा का अंत किया गया था। 1563 में आपको बता दिए क्या? तीर्थ यात्रा की कर की समाप्ति हो गया। जजिया कर की समाप्ति 1564 ईस्वी में किया था अकबर के द्वारा। फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 ईस्वी में किए थे अकबर के द्वारा। ठीक है, इबादत खाना की स्थापना 1575 ईस्वी में। इबादत खाना की स्थापना 1575 ईस्वी में अकबर के द्वारा किया गया था। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पवन द्वारा धूल कणों के निक्षेप से निर्मित स्थल स्वरूप को क्या कहते हैं? यानी पवन के द्वारा जो धूल कण है निक्षेप करके एक स्थान को निर्मित करता है, उसे क्या कहते हैं? उस स्वरूप को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्या कहते हैं? लोयस कहते हैं। क्या कहते हैं? लोयस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 बोला क्या? निम्नलिखित में से किस मद से प्राप्त, कौन से ऐसे मतलब मद से प्राप्त होता है राजस्व, जो राजस्व का बंटवारा केंद्र द्वारा राज्यों को नहीं करना पड़ता है? यानी किससे प्राप्त राजस्व जो होता है उसका बंटवारा केंद्र के द्वारा राज्यों को नहीं करना पड़ता है, यानी राज्य को नहीं देता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्या है? सीमा शुल्क। सीमा शुल्क जो है वो केंद्र सरकार को मिलता है, लेकिन राज्यों को उसमें बंटवारा नहीं होता है। केंद्र के जो प्रत्यक्ष कर हैं वो कौन कौन है? तो देख लेते हैं। जैसे इनकम टैक्स बोलते हैं, आयकर यानी व्यक्तिगत जो आयकर है वो, उस पर आप प्रत्यक्ष कर हैं जो डायरेक्ट देते हैं। निगम कर, प्रतिभूति व्यवहार, उपहार कर और लाभांश कर, ये सभी डायरेक्ट कर में आते हैं। राज्य का जो प्रत्यक्ष कर है वो कौन कौन है? तो भू राजस्व, व्यवसाय कर, पथ कर, फिर गैर शहरी अचल संपत्तियों पर जो कर लगता है वो सभी राज्य का प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट टैक्स में आते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन बता रहा है क्या कि बराबर की पहाड़ी पर स्थित गुफा अशोक ने अपने शासन के किस वर्ष में भिक्षुओं को दे दिया था? यानी कि अशोक ने भिक्षुओं को अपनी गुफा जो था वो अपने शासनकाल के दौरान कौन से वर्ष में दे दिया था? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। कब दिए थे? 12वें वर्ष में बराबर की पहाड़ी पर स्थित जो गुफा था अशोक ने अपने शासनकाल में 12वें वर्ष में भिक्षुओं को दे दिया था। ठीक है, चलिए राजा बनने से पहले जो था वो क्या था अशोक? तो अवंती का राज्यपाल था। कहाँ का? अवंती का राज्यपाल था पहले, राजा बनने से पहले। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहते हैं, कहा गया है अशोक वर्धन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन है। द्वितीय बौद्ध संगीति जो 512 ईस्वी में बल्लभी कहाँ स्थित है? गुजरात में हुआ था। जिसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कौन थे? देवर्धि समा श्रवण। ठीक है, देवर्धि समा श्रवण थे, जो कि बल्लभी गुजरात में हुआ था 512 ईस्वी में। इसका द्वितीय बौद्ध जैन समिति है। ठीक है, महावीर के अनुयायी जो थे उनके कौन थे? दामाद पहले बने थे। उनके जो दामाद थे उनका नाम क्या था? महावीर के जो दामाद थे उनका नाम क्या था? जामली थे, जो कि पहले उनके अनुयायी बने थे महावीर के। ठीक है, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है? तो जैन धर्म में टोटल 3 त्रिरत्न है, जिसमें पहला है सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक ज्ञान और तीसरा है सम्यक आचरण। 3 त्रिरत्न है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में इस्तमरारी बंदोबस्त प्रथा प्रारंभ की थी। तो वो कहाँ किया था? ठीक है ना, किस स्टेट में किया था उसके बारे में पूछ रहा है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में इस्तमरारी बंदोबस्त प्रथा का प्रारंभ कहाँ से की थी? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। कहाँ से किया था? बिहार से किया था। ठीक है ना, चलिए 1793 ईस्वी में इस्तमरारी का मतलब होता है क्या? अस्थाई बंदोबस्त, इसी का दूसरा नाम है ये। ठीक है ना, अस्थाई बंदोबस्त का जनक किसे माना जाता है? तो जॉन सोर को माना जाता है। किसे माना जाता है? जॉन सोर को अस्थाई बंदोबस्त का जनक माना जाता है। अस्थाई बंदोबस्त कहाँ कहाँ हुआ था? तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा, बनारस, मद्रास, ये सभी में लागू किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त में भू राजस्व वसूली का 89% जो था, यानी 89% जो था कंपनी को, और 11% जो मिलता था वो किसे मिलता था? जमींदार को मिलता था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र में वह ऋण जिसकी वसूली संदिग्ध हो
अथवा संभव नहीं हो उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो उसे को क्या कहते हैं, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बैड डेट कहते हैं। बैड डेट कहते हैं जिस वैसा ऋण जिसे वसूली करना मुश्किल हो या नहीं हो पाता उसे बैड डेट कहते हैं। आरबीआई ने एनपीए की वसूली के लिए बैड बैंक बनाया, ठीक है ना। जो आरबीआई है वो एनपीए नॉन परफॉर्मेंस एसेट्स बोलते हैं, इसकी वसूली के लिए आरबीआई ने क्या बनाया था, बैड बैंक बनाया, आरबीआई के द्वारा बनाया गया। कंपनियों ने जो कंपनी से अंतरिम अवधि के लिए यानी कम अवधि के लिए ऋण लेती है, जो कोई कंपनी है वो बैंक से कम अवधि के लिए ऋण लेती है, इस प्रकार के ऋण को क्या कहते हैं, ब्रिज लोन कहते हैं। जो कम अवधि के लिए लिया जाता है उसे ब्रिज लोन कहते हैं। ब्रिज लोन कहते हैं। इकोनॉमिक है, थोड़ा सा टफ लगते हैं लेकिन क्वेश्चन कभी कभी आता है ये सभी, ठीक है। जिस मुद्रा की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पूर्ति से लगातार अधिक होता है, यानी कोई मुद्रा है उसकी मांग जो है वो अधिक है और पूर्ति कम है, वैसी मुद्रा को क्या कहते हैं, हार्ड करेंसी कहते हैं। हार्ड करेंसी आता है एग्जाम में, हार्ड करेंसी किसे कहते हैं, तो हार्ड करेंसी का मतलब होता है जिस मुद्रा का मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पूर्ति से लगातार अधिक हो, यानी पूर्ति कम हो और मांग अधिक हो, उसे हार्ड करेंसी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। कब हुआ था, 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, भारत का सर्वाधिक गहरा बंदरगाह है तो कौन है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कौन है, विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है और प्राकृतिक बंदरगाह भी है, ठीक है। कांड्रा बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित भी किया गया है। कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। मुंबई एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है और नहवा सावा भी मुंबई महाराष्ट्र में ही स्थित है। भारत के दक्षिण छोर पर जो स्थित है उसे तूतीकोरिन बंदरगाह कहते हैं, जो मत्स्य बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। तूतीकोरिन बंदरगाह है जो कि तमिलनाडु में है, इसे क्या बोलते हैं, मत्स्य बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। न्यू मंगलुरु बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो ये बंदरगाह आपका स्थित है कर्नाटक में स्थित है, न्यू मंगलुरु, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन है क्या, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों से 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों तक चलने वाली जो पवनें हैं उसे क्या कहते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्या कहते हैं, पछुआ पवनें कहते हैं, यानी पछुआ हवा कहते हैं। भूमध्य रेखीय जो पृथ्वी है उसमें भूमध्य रेखा यानी भूमि के बीचों बीच में रेखा उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। तो भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री नीचे के अक्षांश के बीच पाई जाती है, यानी कि 10 डिग्री मान लेते हैं यहाँ और 10 डिग्री मान लीजिए ऊपर में ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया, तो दोनों के बीच वाली जो दाब रहता है उसे क्या कहते हैं, न्यून दाब पेटी कहते हैं, ठीक है ना। तो भूमध्य रेखा से 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे का जो एरिया है उसे न्यून दाब पेटी कहते हैं, निम्न दाब वायुदाब पेटी कहते हैं। उपोष्ण वायुदाब पेटी जो कहते हैं दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 35 डिग्री के अक्षांश में जो पाया जाता है, 30 डिग्री से मान लेते हैं कोई पृथ्वी रेखा है, भूमध्य रेखा हो गया, तो 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में जो एरिया है दोनों ओर, ठीक है ना, नॉर्थ और साउथ दोनों में, उस एरिया को क्या कहते हैं, तो उपोष्ण यानी उच्च वायुदाब की पेटी कहते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन है, भारत के मूल संविधान में जिसका उल्लेख नहीं था वह है, यानी भारतीय संविधान के मूल जो संविधान था उसमें किसका उल्लेख इन चारों में नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन बी यानी कि मंत्रिमंडल यानी जिसे कैबिनेट मंत्री बोलते हैं, कैबिनेट शब्द में बोलते हैं उसे। तो मंत्रिमंडल जो था उसका उल्लेख मूल संविधान में नहीं था। कैबिनेट शब्द जो है भारत को शब्द मिला 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। कैबिनेट मंत्री जो होते हैं वो प्रथम स्तर के मंत्री होते हैं जो नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो कोई नीति बनता है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कौन, तो कैबिनेट मंत्री निभाते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है, नागरिक सेवा का जनक किसे कहते हैं, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, किसे कहते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहते हैं नागरिक सेवा का जनक कहते हैं। वारेन हेस्टिंग्स को भारत में न्यायिक सेवा का जनक कहते हैं, न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है, तो वारेन हेस्टिंग्स को कहते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा एक
अपनाया गया था क्या, सहायक संधि प्रणाली की नीति अपनाया गया था। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा एक नीति अपनाया गया था जिसे सहायक संधि प्रणाली कहते हैं, ठीक है ना। वो क्यों अपनाया गया था, तो भारत में राज्यों को अपने प्रभाव में मिलाने के लिए, भारत के जो भी राज्य थे अपने प्रभाव में वो लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली की वो नीति अपनाए थे, ठीक है ना। भारत का विशुद्ध रूप से प्रथम जो गवर्नर थे, यानी भारत के प्रथम जो गवर्नर थे वो कौन थे, तो विलियम बेंटिंक थे, ठीक है ना। हड़प की नीति या व्याप्तगत का सिद्धांत, हड़प नीति उसी को बोलते हैं, यानी कि हड़प नीति जो है वो किसके द्वारा लाया गया था, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था हड़प नीति, ठीक है ना। भारत का पहला वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग जी थे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, ये था कुछ इतिहास से संबंधित, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 40 है फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा गया है, तो किन्हें कहा गया है फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी बाल गंगाधर तिलक जी को कहा गया है फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, ठीक है ना। यानी ये जो कहा गया था बाल गंगाधर तिलक को किसके द्वारा कहा गया था, तो वेलेंटाइन सिरोल के द्वारा कहा गया था बाल गंगाधर तिलक को, क्या है फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट हैं, ठीक है। चलिए कुछ व्यक्ति और उनके उपनाम है वो देख लेते हैं, जैसे भगत सिंह का उपनाम जो है वो क्या है, शहीद ए आजम, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल का है लौह पुरुष, मदन मोहन मालवीय का है महामना, टी प्रकाशम का जो उपनाम है वो क्या है, आंध्र केसरी, यानी आंध्र केसरी के नाम से जाने जाते हैं टी प्रकाशम, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं। 41 क्या है, डीआरडीओ द्वारा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। कहाँ किया गया, अंडमान निकोबार में किया गया। देखते हैं डीआरडीओ के बारे में कुछ पॉइंट, जैसे डीआरडीओ का फुल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुआ था, 1958 में, और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है। इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य ये है कि भारतीय सुरक्षा के लिए नई जो टेक्नोलॉजी है उसका विकास करना है। रक्षा मंत्रालय के अधीन में ये काम करते हैं। और इसके वर्तमान में सचिव कौन है, तो अभी वर्तमान में डॉक्टर समीर बी कामत इनके अभी वर्तमान में क्या है, सचिव हैं, ठीक है ना, किसके, डीआरडीओ के। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन क्या है, संविधान के मूल कर्तव्यों को जोड़ने का उद्देश्य है। संविधान में जो मूल कर्तव्य जोड़ा गया था उसका मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है, कि संविधान में मूल कर्तव्य जोड़ा गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी है राष्ट्र विरोधी एवं हिंसात्मक कृत्य जो होता है उस पर नियंत्रण करना मूल कर्तव्य इसलिए जोड़ा गया है भारतीय संविधान में, ठीक है। मौलिक कर्तव्य जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है आपका रसिया के संविधान से लिया गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट पर मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है वो 42 में संविधान संशोधन के नियम जो 1976 में हुआ था उसके द्वारा भाग 4 के ए में अनुच्छेद 51 ए में इसे क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया। और संपत्ति का जो अधिकार है उसे 300 के ए में, ठीक है ना, संपत्ति के अधिकार भी ध्यान रखेगा, 300 के ए अनुच्छेद में जोड़ा गया है। भारत में वर्तमान जो अपने देश में मौलिक कर्तव्य की संख्या है वो टोटल कितने हैं, भारत में अभी वर्तमान में हम लोगों को मौलिक कर्तव्य टोटल कितने, 11 हैं। मौलिक अधिकार कितने हैं, 6 हैं, ठीक है ना। पहले मौलिक अधिकार कितना था, 7 था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, कि केंद्र सरकार ने भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की स्मृति में डाक टिकट जारी करने की घोषणा की है, यानी डाक टिकट किस प्रधानमंत्री की स्मृति में जारी किया गया है, घोषणा किया है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, किसके द्वारा, पीवी नरसिम्हा राव की स्मृति में, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, किस देश ने पहली बार आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 को जीता। 2021 का जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप था वो किसके द्वारा जीता गया, कौन से देश के द्वारा जीता गया, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, किसके द्वारा जीता गया, तो न्यूजीलैंड के द्वारा जीता गया था, ठीक है ना, न्यूजीलैंड के द्वारा जीता गया। इसमें रनर अप कौन रहा था, तो उप विजेता भारत रहा था। और 2023 में जो हुआ उसमें कौन जीता, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया था। इसमें भी उप विजेता कौन रहा, तो भारत ही रहा था, ठीक है। तो भारत दोनों बार उप विजेता रहा, पहली बार जीता था न्यूजीलैंड और दूसरा बार ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या,
कि भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने हेतु किस कंपनी ने यूनेस्को के साथ पहली साझेदारी की है? पहली साझेदारी की, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। किसके द्वारा? इंडियन होटल्स कंपनी के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा पहली साझेदारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? 2022 में किसके द्वारा की गई? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। किसके द्वारा? श्रीलंका के द्वारा किया गया। चलिए बिम्स्टेक के बारे में देखते हैं। तो बिम्स्टेक होता है BIMSTEC, ठीक है ना। बिम्स्टेक का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है ना। ये होता है बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना हुआ था आपका 1957 में हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ढाका स्थित है, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है। इसमें टोटल सदस्यों की संख्या कितने हैं? तो टोटल 7 सदस्य हैं। कौन कौन? तो पहला है बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड, ठीक है ना। तो टोटल 7 सदस्य हैं इसमें। वर्तमान में सचिव कौन है? तो इंद्रमणि पांडे जी हैं इनके वर्तमान में सचिव है बिम्स्टेक के, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से थिम्पू किस देश की राजधानी है? तो थिम्पू आपका राजधानी किस देश का है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू। कुछ और देश हैं उसकी राजधानी देखते हैं। जैसे म्यांमार की राजधानी कहाँ है? नेफिताब है। लाओस की राजधानी कहाँ है? वियंतियाने। जॉर्डन की राजधानी कहाँ है? अम्मान। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? नोम पेन्ह। मकाऊ की राजधानी मकाऊ। ब्रुनेई की राजधानी कहाँ है? बंदर सेरी। हांगकांग की राजधानी कहाँ है? विक्टोरिया। यमन की राजधानी साना। तुर्की की राजधानी कहाँ है? अंकारा। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर। जॉर्जिया की राजधानी तिब्सली। जॉर्जिया की राजधानी तिब्सली। तिमोर लिस्ट की राजधानी जो है वो कहाँ है? तो दिल्ली। तिमोर लिस्ट की राजधानी, तिमोर लिस्ट एक कंट्री है, उसका राजधानी है दिल्ली बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट कंट्री। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसे नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो नेताजी पुरस्कार जो है तो 2022 किसे दिया गया? तो शिंजो अबे जी को दिया गया। ये कहाँ के थे? जापान के, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, शून्य का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। किसके द्वारा? आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। आर्यभट्ट द्वारा पुस्तक लिखा गया था सूर्य सिद्धांत का पुस्तक जो है वो आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया था। पंच सिद्धांत का अभी बताए थे बराहमिहिर के द्वारा लिखा गया था पंच सिद्धांत का, ठीक है ना। ब्रह्मा सिद्धांत जो है वो ब्रह्मागुप्त के द्वारा लिखा गया था, ठीक है ना। चलिए एक और पुस्तक है लीलावती जो पुस्तक है उसके लेखक थे भास्कराचार्य, ठीक है ना। भास्कराचार्य 2 जो कि लीलावती पुस्तक के लेखक। लीलावती जो थे गणित पुस्तक जो गणित से संबंधित है, गणित विषय का है लीलावती पुस्तक, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा है क्या, प्रसिद्ध नारा करो या मरो किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। महात्मा गांधी को अंग्रेजी सरकार जो इंग्लिश सरकार था उसने 1915 ईस्वी में, कब? 1915 ईस्वी में केसर ए हिंद की उपाधि दिए थे। केसर ए हिंद का उपाधि दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा 1915 में, ठीक है। गांधी जी ने गुजराती भाषा में नवजीवन, ठीक है ना, नवजीवन पत्रिका का संपादन किया और अंग्रेजी में यंग इंडिया नामक एक जो पत्रिका था उसका संपादन किए थे। 1933 ईस्वी में गांधी जी ने हरिजन नामक पत्र का संपादन किया। कब? 1933 में। कभी कभी आता है क्वेश्चन, हरिजन पत्र के संपादक कौन थे? तो महात्मा गांधी जी थे, जो कि 1933 में उसे किए थे, ठीक है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब लास्ट क्वेश्चन यही था आज का 50 नंबर क्वेश्चन। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे। मिलते हैं फिर कल से नए क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। और वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर, ठीक है। चलिए धन्यवाद।